नारुमी के गोद लिए हुए बेटे एलन को देखते हैं, जो अपने फादर की मौत से बहुत दुखी था। उसने रिकी को एक पत्ते से धुन बजाते हुए सुना। वो भी वही आवाज निकालने की कोशिश करता है, पर उससे नहीं हो रहा था। तभी रिकी उसके पास आया और उसे सही तरीका बताने लगा। जो कुछ उसके पिता के साथ हुआ उसके लिए रिकी उससे माफी भी मांगता है, लेकिन उसने नोटिस किया कि एलन काफी देर से चुप है। जब उसने गौर से देखा तो पता चला कि उन लोगों ने उसकी जीभ काट दी थी। रिकी को उसके लिए बहुत बुरा लगा। आखिर में रिकी उसे अपनी फ्लूट गिफ्ट कर देता है, जिससे वो बिना जीभ के भी आराम से बजा सकता था। बदले में एलन ने भी उसे कुछ पॉपी लीव्स दिए। रिकी ने पूछा, ये तुम्हें कहाँ मिले? इन्हें उगाना गैर कानूनी है। इसके बाद एलन उसे इस जेल का सारा काला सच बता देता है। दरअसल जेल की 4 दीवारों के पीछे ओपियम की फार्मिंग की जा रही थी, जो एक तरह का ड्रग्स होता है। वोंग चूक दूर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अब क्योंकि रिकी को सब पता चल गया था, इसलिए वो उनके लिए एक खतरा था। तीनों कैप्टन ने मीटिंग बैठाई और सोचने लगे कि उसका क्या किया जाए। वोंग चूक एलन को बुलाती है और उसे कहती है, रिकी ने ही तुम्हारे पिता को मारा है, अब समय है कि तुम उनकी मौत का बदला लो। आग में घी डालने के लिए उन्होंने उसे नारुमी की लाश दिखाई, जिसकी खाल उतरी हुई थी, और कहा, यह सब रिकी ने किया है। एलन जानता था कि रिकी इतना बेरहम नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। जब वो नहीं माना तो वोंग चूक ने गुस्से में आकर उसे ही मौत के घाट उतार दिया और फिर उसकी लाश को किसी कचरे की तरह ग्राउंड में फेंक दिया। उसे देखने के लिए कैदियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। थोड़ी देर बाद रिकी भी वहां पहुंच गया और जब उसने लाश के पास अपनी फ्लूट पड़ी देखी तो वो समझ गया कि ये एलन की लाश है। फिर से एक बेकसूर की मौत इस बार वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने ठान लिया कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कुछ देर बाद फायर अलार्म की आवाज से पूरे जेल में अफरा तफरी मच जाती है। वोंग चुक देखती है कि रिकी ने पूरे ओपियम फार्म को जलाकर राख कर दिया था। अपनी सालों की मेहनत को इस तरह जलकर राख होता देख वोंग चुक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने रिकी के सबसे वीक पॉइंट पर अटैक किया, जिसे वो डेड पॉइंट कहती थी। अब रिकी की मौत पक्की थी। वो तड़प रहा था और सभी कैदी उसकी मौत का तमाशा देख रहे थे। वहीं दूसरी ओर साइक्लोप्स को पता चलता है कि कल वार्डन यहाँ आने वाला है। ये खबर उसके लिए बहुत डरावनी थी, क्योंकि अगर वार्डन को सच पता चलता तो उसकी शामत आनी तय थी। रिकी जल्द ही उसके अटैक से रिकवर कर जाता है, जो देखकर वोंग चौंक जाती है, क्योंकि ये नामुमकिन था। हालांकि इसके बावजूद आज रात उसका मरना पक्का था। एक ने उसकी बॉडी में नुकीली सुइयां चुभा कर रिकी की बॉडी को आटे की बोरी की तरह सिल दिया। कितामाकुरा उसका काम तमाम करने ही वाला था कि तभी अनाउंसमेंट होती है कि जो भी कैदी अपनी सेल में नहीं जाएगा उसे गोली मार दी जाएगी। इसके बाद गार्ड्स ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन निशाना रिकी ही था। वो किसी तरह जान बचाते हुए एक कमरे में आ पहुंचा, पर तभी पूरा कमरा सीमेंट से भरने लगा। रिकी लोहे के गेट को चीरता हुआ बाहर निकल आया और उसने कितामा की भी जान बचा ली। वार्डन उसे फिर से जिंदा पाकर निराश हो गया था। जल्द ही रिकी की बॉडी पर लगा सीमेंट सूख जाता है और वो किसी पत्थर के स्टेचू की तरह धड़ाम से नीचे गिरता है। वार्डन ने कहा, सारे सबूत मिटा दो, कल वार्डन आने वाले हैं, मुझे पहले उनकी खातिरदारी करनी है, इनसे मैं बाद में निपटूंगा। अगले दिन सभी गार्ड वार्डन के स्वागत के लिए लाइन में खड़े थे। तेज धूप में घंटों इंतजार करने के बाद भी वार्डन का कोई अता पता नहीं था। कुछ गार्ड तो थककर वहीं खड़े खड़े झपकी लेने लगे, लेकिन फिर अचानक एक गाड़ी आती दिखाई दी और सब तुरंत अलर्ट हो गए। वार्डन के साथ उसका हरामखोर बेटा भी आया था, जो मस्ती करते करते कारपेट पर फिसल जाता है। वार्डन ने पूछा, कारपेट किसने बिछाया था? साइक्लोप्स ने तुरंत एक कैदी उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया और झूठ बोल दिया, सर यही था। इतना सुनते ही वार्डन ने बिना कुछ सोचे उस कैदी की आंखें फोड़ दी। वार्डन ने साइक्लोप्स से पूछा, मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या हुआ था? इस सवाल ने तो उसके पसीने छुड़ा दिए, लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता था। उसने कहा, कुछ कैदी बगावत पर उतर आए थे।